नमस्कार। आज हम 11th क्लास के बायोलॉजी का एक चैप्टर 8th चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, इसको शुरू कर रहे हैं अपने 11th क्लास में 8th चैप्टर। आप सब लोग कोशिका के बारे में छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो कि कोशिका क्या है। अपने ये पढ़ते हैं कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ दो प्रकार की चीज़ें ही हैं, एक तो लिविंग जीवित चीज़ें और दूसरी हैं नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें। ठीक है, और ये भी पता है अपने को जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो जीव हैं वो सेल से बने हुए हैं, यानी कंपोज्ड बाय सेल, कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से ही बने हुए हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि शुरू में जो कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म बना है वो उसकी जो शुरुआत है वो सिंगल सेल से हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर या वाटर में या कहीं भी अगर ऑर्गेनिज्म बना है तो उसकी शुरुआत है सिंगल सेल से हुई है। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो ये सबको पता है कि सेल जो होती है वो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जीव के लिए कोशिका उसका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट इन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा और देख करके उस सेल को डिस्क्राइब किया, यानी उसका विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद में फिर एक साइंटिस्ट और आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इन्होंने तो सेल को सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट ब्राउन है तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को खोजा था। इन्होंने किसका डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब बात कर लेते हैं अपने सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी देने के लिए दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले जो सेल थ्योरी में थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट में मेथियाज स्लाइडिन, मेथियाज स्लाइडिन ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने मेथिया स्लाइडिन हैं, ये जो है प्लांट की जो सेल है या प्लांट के ऊपर ये अपना स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने प्लांट सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते करते ये घटना जो है ये 1838 की है। और उसी समय इनके साथ के एक और साइंटिस्ट थे उसी टाइम वाले, उनके साथ के टाइम वाले, वो 1839 की बात करूँगा मैं। ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट है और ये जूलॉजिस्ट है। इनका नाम था थियोडोर स्वान। ये क्या है, एनिमल जो सेल होती हैं, एनिमल सेल के बारे में डिटेल पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन्होंने तो प्लांट वाली सेल के बारे में बताया और इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। और दोनों ने बताने के बाद इन्होंने एक बात सामने आई, जो मेथियाज थे उन्होंने ये बात बताई कि प्लांट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी प्लांट हैं वो प्लांट सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हैं। सेल ने मिलकर के टिश्यू बनाया यानी उत्तक बनाया और उससे आगे प्लांट बन गई। थियोडोर स्वान जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने भी यही बात बताई कि जो सेल होती है तो सेल के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए ये सेल है और ये सेल मैं बता रहा हूं तो इसकी एक पतली मेम्ब्रेन है, ये पतली मेम्ब्रेन से घिरी हुई सेल होती है। और इस सेल को बाद में नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को नाम क्या कर दिया आगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नाम दे दिया गया। तो ये नाम बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, थियोडोर स्वान बोल रहे थे, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया। और बाद में
मैथियास स्लाइडिन ने जो प्लांट सेल के बारे में बताया था, तो उन्होंने एक बात और बताई कि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर आउटर साइड में एक और लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको नाम दिया था सेल वॉल। ये नाम सेल वॉल दिया था और ये एक यूनिक करैक्टर है सेल वॉल प्लांट का। प्लांट का एक विशेष लक्षण क्या है, उनकी सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, परंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। स्लाइडिन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उससे इन दोनों ने सिद्धांत दिया और इन दोनों ने एक बात और बताई कि जो सेल होती है, जो सेल बनी होती है, जो एनिमल का जो बॉडी बना होता है या जीव बना होता है बॉडी किसी प्लांट का, तो वो बॉडी या शरीर किससे बना होता है, वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है। इस सिद्धांत में थोड़ी बहुत कमी थी, क्योंकि इस सिद्धांत में इन दोनों ने एक बात बताई कि ये सेल कैसे बाहर से मेम्ब्रेन से घिरी होती है और इसका नाम क्या है, और उन्होंने ये बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो सेल से बने होते हैं। परंतु ये बात नहीं बता पाए कि नई सेल बनती कैसे है, नई सेल कैसे बनती है। ये बात इन्होंने थ्योरी में ये बताने में असफल हो गए थे। फिर इसके बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने ये बताया, इन्होंने जी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से रुडोल्फ विर्चो ने कि जो न्यू सेल है वो जो जनरेट होगी या उसका प्रोडक्शन होगा, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पूर्व स्थित कोशिका से विभाजन द्वारा, डिवीजन द्वारा नई सेल का निर्माण होगा। ये बात किसने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने बताई। तो रुडोल्फ विर्चो ने आने के बाद में, रुडोल्फ विर्चो आने के बाद, एक मिनट सॉरी सर, सॉरी। तो रुडोल्फ विर्चो आने के बाद उन्होंने क्या है, थ्योरी सिद्धांत सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया और अपने हिसाब से सेल थ्योरी को बताया। तो इन सेल थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफिकेशन में फिर दो बातें सामने आई। वो एक तो है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं। जितने भी जीव हैं वो दो चीज़ों से बने हैं, एक तो कोशिका से बने हैं और साथ में कोशिका से जो उत्पाद बनते हैं उससे मिलकर के सभी जीव बने हैं। ठीक है, ये बात तो पहले सिद्धांत में आई चुकी थी, परंतु बाद में रुडोल्फ विर्चो ने एक बात नहीं जोड़ी, वो और दूसरे नंबर पे बात आई है कि सभी कोशिकाएं, जितनी भी ऑल सेल होती हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती हैं। अब हम पीछे क्लासों में कुछ अवलोकन, कुछ एक्टिविटी कर चुके थे, पढ़ चुके हैं, तो उन एक्टिविटी से रिलेटेड आगे है कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन शुरू में हमने एक 9th क्लास के अंदर, आपको याद होगा, तो अनियन का जो पील है, यानी प्याज का जो छिलका है, उसकी हमने मेम्ब्रेन छिलका है तो वो निकाला था। और दूसरा हमने एक एक्टिविटी की थी 9th क्लास के अंदर, मनुष्य की गाल की, ह्यूमन चीक सेल, यहाँ से यूँ निकालते हैं सेल को, इसको हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा, माइक्रोस्कोप में ले जा कर के देखा। तो ये आप थोड़ा सा याद करें इस जो एक्टिविटी को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनियन की सेल है, यानी प्याज की जो कोशिका है, वो एक टिपिकल प्लांट सेल मान सकते हैं उसको, वो टिपिकल प्लांट सेल है, एक प्ररूपी पादप कोशिका है और जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति है। तो ये चीज़ जो सेल वॉल है,
इसके बाहर की साइड में ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोशिका भित्ति। बाहर की साइड में ये तो कोशिका भित्ति हो जाएगी। और इसके ठीक नीचे जस्ट विद इन इट ठीक इसके नीचे केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई देती है। और इस नीचे की तरफ जो झिल्ली है इसका नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को एक नाम और दिया गया सेल मेम्ब्रेन। ये नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। अब इस कोशिका की बात करें, इस सेल की, इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से एक मेम्ब्रेन युक्त एक सघन संरचना मिलती है। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये सघन संरचना है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये केंद्रक सेंटर में होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलते हैं। हम जानते हैं ये क्रोमेटिन जाल आपने पढ़ा होगा, क्रोमेटिन वेब कहते हैं इसको, क्रोमेटिन जाल। यही आगे जाकर के स्पष्ट हो जाता है क्रोमेटिन जाल, और यही गुणसूत्र बनाता है। और इसके अंदर क्रोमेटिन जाल यानी केंद्र के अंदर ये जो क्रोमोसोम हैं, इसके अंदर एक जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ, और उसका नाम, अनुवांशिक पदार्थ का नाम हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने डीएनए। तो डीएनए एक क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है, जो सेल के अंदर एक काफ़ी बीच में डेंस सघन एरिया है, उसमें ये केंद्रक है और इसके अंदर ये मिलता है। और इस प्रकार से एक झिल्ली युक्त केंद्रक हमें यहाँ मिल गया। अब जिन कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, उन कोशिकाओं को नाम दिया गया था प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनमें ये झिल्ली युक्त केंद्रक मिल जाता है, उन कोशिकाओं को नाम दिया गया था यूकैरियोटिक सेल। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल के अंदर बोला है कि अर्ध तरल पदार्थ मिलता है। दोनों सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो मिला हुआ है अर्ध तरल पदार्थ, इसको नाम दिया गया है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये इसको नाम दिया गया है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म नाम दिया गया है। अब साइटोप्लाज्म चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म मिलता है। और साइटोप्लाज्म ही वो एरिया है, या साइटोप्लाज्म वो प्रमुख स्थल है, मेन एरिना है, जहाँ पर प्लांट की या एनिमल की जितनी भी सेल की एक्टिविटी हैं, वो सारी की सारी इस साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अलावा और भी झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और भी मिलती हैं इस केंद्रक के अलावा। तो वो कौन कौन सी हैं ये भी हमने पहले पढ़ी है, फिर भी देख लेते हैं। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यीय जालिका। दूसरी आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल से घिरा हुआ एक कोशिकांग है और सेल ऑर्गेनेल्स है। तीसरा है माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय बोलते हैं इसको, ये भी हमारे इसमें सेल में यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ये कोशिकांग बोल रहा हूँ मैं आपको। और चौथा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण भी इसको नाम से जानते हैं। और एक अगला है पांचवा लाइसोसोम, इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, अपने एंजाइमों से भरी होती है। अगला है रिक्तिका वैक्यूल्स बोलते हैं इसको। तो ये सारे के सारे कोशिकांग हैं, ये कोशिकांग किसमें, कोशिका के अंदर मिलते हैं। परंतु ये सारे कोशिकांग मिलेंगे किसके अंदर, ये मिलेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो मैंने बता दिया आपको कि जिसमें केंद्रक भी होता है ना, तो उसके भी क्या चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली विहीन केंद्रक होता है जिसको अपने न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों की बात हो गई। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में एक ऐसा भी कोशिकांग है जिसकी झिल्ली नहीं होती है और वो दोनों सेल में मिलता है, और उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, और इसके अंदर कोशिका उसकी जो चार पांच झिल्ली होती है मेम्ब्रेन वो नहीं होती है। और उसके अलावा जंतु कोशिका की बात करें तो जो एनिमल सेल है उसके अंदर भी एक बिना झिल्ली का झिल्ली रहित कोशिकांग मिलता है, सेंट्रियोल, तारककाय। तारक केंद्रक जो होता है सेंट्रियोल, ये झिल्ली रहित होता है और ये जंतु कोशिका में मिलता है। चलो लास्ट में अपने बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, ये 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई वाली होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है अपने शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, उसके एग के समान एक कोशिका है। तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका माना है। आज हम इतना ही करेंगे। अगले वाले वीडियो में अपने प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।